आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम, जयपुर एंड कोलकाता। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ में स्वागत करता हूं हमारे करोड़ों दर्शकों का जो प्रश्नोत्तरी को निरंतर देखते हैं, अपना प्यार बनाए हुए हैं और सालों से आप इस प्रोग्राम को अपने दिल में बसाए हुए हैं। एक बार तालियां हम सभी के लिए जोरदार वाली होनी चाहिए। देखिए, जब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तरी की तो हम इस बात को जानते हैं कि सवाल यहाँ से आते हैं, आप जवाब देते हैं, लेकिन कई बार सवाल कैसे होते हैं उसका आपको एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आज मैंने या हमने दूरदर्शन की टीम ने डिसाइड किया कि क्योंकि यंगस्टर्स बहुत सारे आ रहे हैं, पढ़ाई में तो आप रुचि रखते हैं, पढ़ाई की तो हम जानकारी आपको देते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज ये प्रश्नोत्तरी से बेहतर शायद ही कोई प्रोग्राम देता हो। मैं बहुत लोगों से बाहर मिलता हूँ, मुझे बताते हैं कि जब वो गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एग्जाम्स की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो प्रश्नोत्तरी निरंतर देखते हैं। आज का अगर हम समय देखें, 21वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट या मैं बोलूँगा एक्टिविटी वो है स्पोर्ट्स की। क्या आप लोग अग्री करते हैं? आवाज़ नहीं है, अग्री करते हैं? अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स खेलते हैं? एक बार हाथ खड़ा करिए। अप्रॉक्सीमेटली 90% प्लस मैं बोलूंगा, कुछ ही लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया, बाकी कोई ना कोई किसी ना किसी स्पोर्ट्स में। तो फिर आज क्यों ना सवाल जवाब स्टार्ट किया जाए, क्योंकि सवाल आज थोड़े से मिले जुले आएंगे स्पोर्ट्स से। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? तो अपने लिए तालियां जोरों से शोरों से बजा दीजिए प्लीज एक बार। तो चलिए मेरे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल जो आ रहा है वो जैसे मैंने बताया स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है कि हमारा राष्ट्रीय खेल जिसको हम हॉकी के नाम से जानते हैं, हॉकी के जादूगर के नाम से भारत के कौन से खिलाड़ी मशहूर हैं? हाथ उठ चुके हैं, तो इतने हाथ उठे हैं इसलिए कहानी में एक ट्विस्ट और डाल देता हूं। अब देखता हूं कितने हाथ खड़े होंगे। आपको मुझे ये बताना है इनके सम्मान में कौन सा दिवस मनाया जाता है और वो कब मनाया जाता है? ओके, तो ये पूरा आपको जवाब देना है। हॉकी जादूगर कौन से खिलाड़ी को बोला जाता है, इनके सम्मान में हम कौन सा दिवस मनाते हैं और वो दिवस कब बनाते हैं, यानी डेट क्या है। अब देखिए हाथ दो ही रह गए हैं, तो पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया था, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। जी, अपना नाम बताएं और इसका जवाब बताएं। जी, मेरा नाम सुमित शर्मा है, तो इसका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। और जो दिवस मनाया जाता है वो नेशनल स्पोर्ट्स डे, वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। थैंक यू सर। पक्का कंफर्म है आप? नाम आपने क्या बताया था अपना? सुमित शर्मा। सुमित, जवाब सही है या गलत है? आधो को तो पता ही नहीं है। चलिए तालियां एक बार सुमित के लिए जोरदार वाली होनी चाहिए, जोरदार। बिल्कुल सही जवाब है। तो बिल्कुल सुमित, आपका जवाब सही है। जैसे मेरा सवाल आपसे मैंने पूछा था, या सबसे मैंने इनफैक्ट पूछा था कि आपको मुझे बताना था हॉकी के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया, मेजर ध्यानचंद। और इनके सम्मान में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? जैसे आपने जवाब दिया राष्ट्रीय खेल दिवस, और ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। आपको बताना चाहता हूँ मैं इनके बारे में, यानी मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। हॉकी के जादूगर 1928, 1932 यानी 1932 और 1936 1936 भारत को ओलंपिक खेलों में लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई थी। इसीलिए आपको याद किया जाता है, हॉकी के जादूगर नाम से जाना जाता है, और आपके सम्मान में इस दिवस को मनाते हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय खेल दिवस, और जो मनाया जाता है 29 अगस्त को। तालियां एक बार जोरों से शोरों से इनके लिए होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, क्योंकि हॉकी के अलावा भी बहुत सारे गेम्स हैं और इंडिया आज के टाइम पे, यानी भारत अगर हम बात करें तो अपना जो सिक्का है वो
ओलंपिक्स में भी मनवा रहा है। मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको मुझे बताना है वर्ष 2012 में लंदन में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? अरे वाह, 2012 के ओलंपिक्स खेल लंदन में हुए थे, भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? आपको मुझे वो बताना है। ओके, कॉन्फिडेंस से हाथ किसका खड़ा होगा, मैं उसके पास आऊँगा जो मुझे लगेगा हाँ कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं जवाब। दोनों हाथ खड़ा करेंगे? आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं कुछ मैं नहीं। हाँ, आप बताइए। मेरा नाम सोम चैटर्जी एंड टोटल 6 मेडल्स, 4 ब्रोंज एंड 2 सिल्वर। थैंक यू। जवाब सही है तो पुरस्कार दे दीजिए। तालियां एक बार जोरदार इनके लिए हो जाए। जी हाँ, ओलंपिक इतिहास की अगर हम बात करें तो 2012 में ओलंपिक में शानदार अपनी जो एक सफलता हम कह सकते हैं, सफलतापूर्वक ओलंपिक का जो आगाज़ हुआ, उसमें भारत ने कुल जैसे आपने बताया 6 पदक जीते थे, जिसमें से 2 सिल्वर मेडल्स और साथ ही साथ में 4 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल थे। और उसके बाद से अगर हम आज की बात करें तो हिस्ट्री हम सिर्फ लिखते ही नहीं जा रहे हैं बल्कि एक बेंचमार्क भी स्थापित करते जा रहे हैं। भारत के सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार तालियां जोरों से होनी चाहिए प्लीज। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो आ रहा है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट से आ रहा है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग स्पोर्ट्स को पसंद करते होंगे। मेरा सवाल आ रहा है क्रिकेट से। कितने लोग पसंद करते हैं क्रिकेट देखना, खेलना? क्या बात है, लगभग 85-90% ही मैं बोलूंगा, बल्कि 90% से भी ज़्यादा लोग हैं। तो मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ आ रहा है। आई एम श्योर, देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब दे पाते हैं। T20 क्रिकेट, T20 मतलब 20 ओवर का जो क्रिकेट होता है, इसका अंतर्राष्ट्रीय मैच पहला कब और किन टीम्स के बीच में हुआ था? पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच T20 का कब हुआ था और वो टीम्स कौन सी थी, क्रिकेट टीम्स जिनके बीच में हुआ था? हेलो, बाय। आगे से मैं ले लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं जी। माय नेम इज विकास सैनी एंड जो पहला मैच ये थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो आप। पहला T20 मैच 17 फरवरी 2005 को हुआ था और ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। ठीक है, विकास जी मैच देखना पसंद करते Yes, हैं? यस सर। आवाज में आप दम देखिए, तालियां इनके लिए जोरदार वाली होनी चाहिए। बहुत बोले किसी भी लेवल पे मेरे से पुरस्कार नहीं जाना चाहिए। यस सर। मैच, पहले मैच से लेकर के आज तक तालियां एक बार जोरदार, बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, इतिहास का पहला हम कह सकते हैं T20, और ये पहला T20 मैच जो खेला गया था वो खेला गया था 17 फरवरी 2005 को। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये 2 क्रिकेट टीम्स इनके बीच में खेला गया था। इस मैच को आज भी पहले T20 मैच अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि मेरा क्वेश्चन क्या था इंटरनेशनल लेवल पे जो खेला गया था उसको आज भी याद किया जाता है। और उसके बाद से फिर T20 मैचेस की सीरीज शुरू हुई, टीम्स आगे खेलने लगी और अब तो हम ये कह सकते हैं कि हम T20 विनर है भैया। भारत टीम के लिए एक बार तालियां जोरदार हो जाए, T20 का इन्होंने विन किया है। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ा हुआ। देखते हैं आप लोग कॉमनवेल्थ गेम्स कितने लोग हैं जो उसको देखते हैं, फॉलो करते हैं? हाथ खड़ा करें। कम लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो देखते हैं कितने लोग इसके क्वेश्चन को आंसर कर पाते हैं। आपको मुझे बताना है कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स कब आयोजित हुए थे। ईयर आपको मुझे बताना है कि इस साल में कॉमनवेल्थ गेम्स पहली बार आयोजित किए गए थे। कॉमनवेल्थ गेम देखते नहीं हैं लेकिन पढ़ के देखिए कितना अच्छी तरह आते हैं कि प्रश्नोत्तरी में जा रहे हैं, टीवी पे आना है, आंसर में पता होना चाहिए। क्या बात है। अब मैं आता हूँ पीछे, अभी तक नहीं आया हूँ। एक ही का हाथ खड़ा है, बड़ा इजी है जाना वहाँ पे जी। मेरा नाम सोहित है और सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हुआ था।
1930 में हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स। पक्का कंफर्म है आप? तो फिर तालियां भी कंफर्म वाली हो जाएंगी, पर जोरदार वाली लिखी तालियां। जी हाँ, मेरा जो सवाल था वो ये था कि कॉमनवेल्थ गेम्स कब से इसकी शुरुआत हुई। 1930 बिल्कुल आपका सही जवाब है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल्स बताना चाहता हूँ। ये कनाडा में हैमिल्टन शहर में आयोजित किए गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स सबसे पहले 1930 में, 1930 में। और आज अगर मैं बात करूं कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो इन्होंने किया क्या। 1930 में तो स्टार्ट हो गए इन गेम्स, लेकिन इन गेम्स से लोगों में बहुत सारी प्रेरणा मिली। काफ़ी लोग इसमें देखने के बाद में उनको ये एक मोटिवेशन मिला, इंस्पिरेशन मिला कि उनको भी कॉमनवेल्थ गेम जैसे एक प्लेटफॉर्म पे जाना है, अपने रीजन का, अपने देश का नाम रोशन करना है। तालियां प्लीज़ एक बार जोरदार हो जाएं। अच्छा, चाहे हम बात करें किसी भी गेम की, जैसे मैंने अभी क्रिकेट से भी सवाल लिया था, अभी मैंने और भी सवाल आपसे पूछे, हम किसी भी गेम की बात करें, एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो है मैनेजमेंट। कितने लोग एग्री करते हैं कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य में, आपके प्रोफेशन में, खेल में ज़रूरी है ना। तो एक एक्सपर्ट हमारे बीच में आए हुए हैं, उनसे जानते हैं इसके बारे में और कि क्यों मैनेजमेंट ज़रूरी है आज को लेकर के, या फ्यूचर में किस तरह से मैनेजमेंट हमारी ज़िंदगी में बदलाव लेके आएगा। आप एक प्राइवेट कॉलेज में HOD यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट के। एक बार जोरदार तालियां प्रोफेसर डॉक्टर राहुल शर्मा, प्लीज़ एक बार तालियां जोरदार हो जाएं। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। और जैसे कि सभी ने अभी अग्री किया, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप HOD हैं इस डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। अगर मेरा सवाल आपसे ये मैं पूछूं कि आज के टाइम पे या फ्यूचर जनरेशन को मैनेजमेंट किस तरह से प्रिपेयर करता है। मैनेजमेंट जब मैं एक बात कर रहा हूँ, एक होलिस्टिक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं वो। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दूरदर्शन का, जिन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। जैसा कि सर ने पूछा मैनेजमेंट, तो देखिए मैनेजमेंट को मैं पहले उसकी टेक्निकल नॉलेज पे जाने से पहले मैं बेसिक चीज़ की बात करता हूँ। तो मैनेजमेंट, चाहे विद्यार्थी यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जी, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, मैनेजमेंट आपके जो करियर है, आपकी जो स्ट्रीम है, वो उसी तरह का रोल निभाता है जैसे आप सब्जी कोई भी खाएं लेकिन चपाती एक कॉमन है। तो उसी तरह से मैनेजमेंट जो है वो हर स्ट्रीम में है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं और परिवार में, क्योंकि आप एक यंग हैं और आप टेक्नो सेवी हैं, तो आपको ये बोल दिया गया कि पूरी हमें बताइए कैसे हम जो है इन 4 दिन घूम के आ सकते हैं। तो मैनेजमेंट वहीं से शुरू हो गया। जब जैसे ही आपके फैमिली मेम्बर ने आपको ये टास्क दिया कि आपको एक ट्रिप प्लान करनी है, तो पहला वर्ड आया प्लान। सो मैनेजमेंट के अंदर जो सिंपल सी शब्दों में बोलें तो 4 शब्द हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। सो आपने स्टार्ट कर दिया उस ट्रिप के बारे में कि कैसे कर सकते हैं, 4 दिन में कहाँ जा सकते हैं, ये सब आ गया प्लानिंग का पार्ट। देन जिस दिन आपने उसको एग्जीक्यूट किया, ट्रेन में आप बैठे या बस में गए या फ्लाइट पकड़ी, वहाँ से उसका ऑर्गेनाइजिंग शुरू हो गई। और उस पूरे ट्रिप के दौरान जहाँ जहाँ जाना है, कहाँ कितना टाइम रुकना है, कहाँ पे हमें सेल्फी लेनी है, कहाँ पे हमें ग्रुप फोटो लेनी है, ये सारा हो गया डायरेक्टिंग। और इस पूरे ट्रिप के अंदर कहाँ कहाँ कितना खर्चा हो सकता है, कितना खर्चा करना है, कहाँ पैसे बच सकते हैं, बचाना है, ये हो गया कंट्रोलिंग। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। अब इसको अगर टेक्निकल नॉलेज में बोलें कि सर ये तो हम बिना MBA के भी कर सकते हैं या बिना किसी और डिग्री के भी कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट स्ट्रीम जो है वो आपको, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो जैसे मान लीजिए आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि आपको आगे जाके बिजनेस करना है, और बिजनेस धीरे धीरे करते हुए आपने एक बहुत बड़े लेवल पे कर लिया, तो आपके 3-4 फैक्ट्रीज हो गई और 7-8-10 आपके वेयर हाउस हो गए जहाँ पे हम प्रोडक्ट बना करके रखते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर हम उसी में कुछ गणितीय फॉर्मूले, कुछ गणितीय विधियां लगा करके, कुछ मैथमेटिकल टेक्निक लगा करके हम उसको ये पढ़ाते हैं कि आपकी 4 फैक्ट्री है और आपके 10 वेयर हाउस हैं, तो कौन सी फैक्ट्री से कितना प्रोडक्ट आप किस वेयर हाउस में बेच सकते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या है, मेरी फैक्ट्री, मेरे वेयर हाउस कहीं भी बेच देते हैं। नहीं, आप बिजनेस में सक्सेसफुल कब होंगे? 2 तरह से। अगर पूछा जाए, पहला आंसर होगा जब प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन कॉस्ट को कम करके भी, जो मेरा लागत है उसको कम करके भी मैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता हूं। तो उसी
चीज़ को जब मैं टेक्निकली पढ़ाता हूँ तो वह मैनेजमेंट का मेरा एक टॉपिक बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो इसी तरह की चीज़ों को जब एक पूरी तरह से जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं या जो भी साइंटिफिक विधियाँ हैं उन सबको मिला करके जब पढ़ाया जाता है तो वो एक मैनेजमेंट स्ट्रीम बन जाता है। तो इसीलिए आप करियर में कहीं भी जाएं, चाहे आप जॉब करें, आप अपना व्यवसाय करें, आप जो है फ्रीलांसर बन जाएं, आप स्पोर्ट्स में चले जाएं, जैसे अभी स्पोर्ट्स की बात हो रही है, मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। एक मैं अभी सबने क्रिकेट मैच देखे हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो उसमें मैक्सिमम मैच में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है हमने अभी रिसेंटली, राइट जी। तो मैक्सिमम मैच में हमें चेजिंग करनी थी। अब विराट कोहली सर के हम सब फैन हैं तो उनको चेज मास्टर बोलते हैं। तो जब आप चेज मास्टर कहलाते हैं, उस टाइटल के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आप कैसे मैनेज करके चल रहे हैं, कितने रन चाहिए, कितनी बॉल बची है। इस पूरी के अंदर केवल ये नहीं है कि मुझे अभी ही शॉट उठाना है और 10 ओवर का जो मेरा टारगेट है उसको मैं 5 ओवर में कर लूँगा, नहीं। इस 10 ओवर के टारगेट को कंफर्टेबली पिच की मिजाज को देखते हुए, सामने कौन बॉलर है, कौन सी टीम है, इन सब को देखते हुए मैं उसको अचीव करता हूं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है मैनेजमेंट का। तो इसी तरह से मैनेजमेंट जो है इन विद्यार्थियों को हर स्ट्रीम में हर जगह सहायता करता है, इनको और एफिशिएंट बनाता है। तो आई थिंक मैं आपके सवाल का अच्छे से जवाब दे पाया हूं। एक बार तालियां जोरदार हो जाए राहुल जी के लिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही जवाब और बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। एक वर्ड मैनेजमेंट सुनने में बहुत इजी लगता है आए दिन हम इसको सुनते हैं, मैनेजमेंट तो क्या हम आए दिन करते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से बताया कि टीचिंग पर्सपेक्टिव में आप क्या सिखाते हैं, कितने माइन्यूट डिटेल्स को भी आप कवर करते हैं। एक्सपर्ट को मैंने क्या कहा है, सुनना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स भी इस बात पर एग्री करेंगे। तालियां इनके लिए ज़ोरों से हो जाएं प्लीज़ एक बार। अब सर आपने एक ऐसा तार छेड़ दिया है कि मैं उसी जुड़ा हुआ क्वेश्चन लेना चाहता हूं। आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र कर दिया है, तो एक सवाल ले लें उस पर। अरे ले लीजिए, अभी तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती है तो हम तो अभी बड़े खुश हैं, इंडिया ने जीती है। मेरा सवाल आपके बीच में आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ। आपको मुझे ये बताना है कि 2025 की जो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ये तो पता है कि भारत ने जीती है। किस टीम के खिलाफ जीती है? न्यूजीलैंड के खिलाफ जीती है। आपको मुझे बताना है कि इस मैच में भारत ने कितने विकेट से जीत प्राप्त करी। ट्विस्ट डालना पड़ेगा, हाथ फिर ज़्यादा उठ चुके हैं। आपको मुझे ये भी बताना है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को कितना स्कोर का टारगेट दिया था और भारत ने इसे कितनी गेंद शेष रहते हुए प्राप्त कर लिया। ये तीनों विकेट्स कितने जीते, टारगेट कितना था और कितनी गेंद शेष रहते हुए भारतीय क्रिकेट टीम ने ये टारगेट आधे रह चुके हैं अचीव कर लिया। हाथ आधे रह चुके हैं, वो क्या कह रहा था, आधे भी नहीं 1/4 ही रह गए हैं। तो बड़ा इजी है, आपस में बात करें। अरे क्या था बता जल्दी बता, मैं भी हाथ खड़ा करूंगा। वो वहां पर देखो वही चल रहा था अभी। बैक बेंचर्स आ जाता हूं मैं, आ गया मैं आपके पास जी। पहले आप ये बताइए, इनसे आपकी बात क्या चल रही थी? आप कंफर्म कर रहे थे इनसे? नो सर। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिए। हाँ नो सर। फिर कुछ बात ऐसे ही अच्छा मेरी आंखों का धोखा था। चलिए आंसर बताइए। सर मेरा नाम रौनक है जी। जो आईसीसी वो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो वहाँ पे हुई थी दुबई में, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई थी। उसमें 253 का टारगेट था। 253 का, ओके। 4 विकेट के वो बच गए थे उनके, और सर 6 गेंद बची थी। ओके ठीक है। और कोई ट्राई करना चाहता है? मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन और कोई ट्राई करना चाहता है? शायद इनका जवाब सही है, गलत है, मुझे नहीं पता। कोई और ट्राई करना चाहता है? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आगे हैं जी। So hello everyone, my name is Tanmay Sharma and he is almost correct। मतलब जो टारगेट था वो 252 का था, बाकी विकेट्स 4 विकेट बचे थे उनके पास में, एंड इंडिया वॉन एक्चुअली। कितनी गेंद शेष रहते हुए? 6 balls were left एक्चुअली। सही जवाब है इनका। 1 रन से मतलब वो रह गए। तालियां इनके लिए एक बार जोरदार हो जाए, जोरदार वाली होनी चाहिए प्लीज। आपने जो डिस्कशन किया शायद इन्होंने 1 रन ज्यादा बता दिया था आपको। 251 रन न्यूजीलैंड ने बनाए थे, टारगेट था 252 का।
इंडिया ने कितने बनाए, कोई बता सकता है? जी हाँ, 254 का स्कोर इंडिया ने बनाया। और जो मेरा सवाल था कि कितने विकेट्स जीता इंडियन टीम ने, क्रिकेट टीम ने 4 विकेट जीता। और कितनी गेंद शेष रहते हुए जीता? इतनी बढ़िया बात। तो ये तालियां जोरों से बजा दो इंडियन टीम के लिए। तो सवालों का और जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, यूईएम जयपुर एंड कोलकाता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अब जो बारी है वो एक रंगारंग प्रस्तुति की है, एक डांस परफॉर्मेंस की है। आप सब ने जो दूरदर्शन से रिक्वेस्ट करी, हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। आपके बीच में लेके आ रहे हैं ये गाना वापस से, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी कि ये गाना ही हमें परफॉर्म करना है। तो एक बार तालियां कलाकारों के लिए जोरदार हो जाए और यही चलते हैं, एंजॉय करते हैं परफॉर्मेंस को। जब देखूं बलारी लाल पीली अखियां, वो जब देखूं बलारी लाल पीली अखियां, हलनी चलूंगे हलाई का दो अखियां, हलनी चलूंगे हलाई का दो अखियां। जब देखूं बलारी लाल पीली अखियां, जब देखूं बलारी लाल पीली अखियां, हलनी चलूंगे हलाई का दो
क्या बढ़िया परफॉर्मेंस थी, मतलब लग रहा था तालियां बजती रहें, हम लोग इसी तरह से झूमते रहें। तालियां कलाकारों के लिए जोरदार होनी चाहिए प्लीज एक बार। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, गलतियां मत करिएगा नहीं तो पुरस्कार नहीं मिलेगा। आपको मुझे ये बताना है कि इंडियन ओपन बैडमिंटन का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाता है? किस शहर में किया जाता है? आपको मुझे शहर का नाम बताना है। हाँ, आगे तो आ ही नहीं रहे, आ जाता हूं ऐसे कंप्लेन। हाँ बताइए, खड़े हो जाइए आप जी, बताइए। मेरा नाम दर्शिका है और इंडियन ओपन बैडमिंटन का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में किया जाता है। अच्छा ठीक है, कोई और बताना चाहता है या सही जवाब है? सही जवाब है सर, आपने जबरदस्ती बेचारी परेशान होगी। खड़े हो जाइए, आपका इसको सही जवाब है। तालियां एक बार जोरदार। आप लोगों ने ना एक्सप्रेशन नहीं देखे थे, मैंने देखे थे। जब इन्होंने जवाब देके बैठी, इनका एक्सप्रेशन, जवाब तो यार सही था, ये चले गए। मतलब पुरस्कार की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाते बढ़ाते ऐसे अगर आप बैठ जाएं तो दुख होता है। लेकिन आप हंसी देखिए, आप कितनी तेज आ गई है। यस, मैं घर पे जब देखूंगी टीवी पे लगेगा क्या सही। एक बार तालियां जोरदार हो जाए इनके लिए प्लीज। जी हाँ, इंडियन ओपन बैडमिंटन, मेरा सवाल था किस शहर में इसका आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब, भारत की राजधानी दिल्ली, ये वो शहर है जहां पर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। ये टूर्नामेंट उन लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है, बताना चाहता हूं, जो इसमें, यानी अगर मैं बात करूं ओपन बैडमिंटन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाकर के इस आयोजन में पार्ट बन करके आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। सीखने का सिर्फ खेलने को ही नहीं, मैनेजमेंट कैसे की जाती है उसको भी सीखने को आपको मिलता है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं, जब मैं आपके पास आ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो दिख रहा है कि एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा है। एंथुसियाज्म होना बहुत अच्छी बात है, बातों को अपने रखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कहीं ना कहीं कंसर्न भी होते हैं। कंसर्न आज के टाइम में हमारा क्या है? सेफ्टी को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के। तो एक और एक्सपर्ट हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार तालियों के लिए बजाएं। डॉक्टर बिस्वजाय चटर्जी, वाइस चांसलर हैं एक यूनिवर्सिटी के। तालियां प्लीज एक बार सर के लिए जोरदार होनी चाहिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, आप लास्ट टाइम मुझसे मिले थे तो एक डिस्कशन हमारा चल रहा था कुछ साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, उसके बारे में सर थोड़ा सा। हाँ, तो आज वो रेडी होके ही मैं आया, क्योंकि आप बोले ही थे मुझे क्वेश्चन पूछेंगे। जी देखिए, साइबर सिक्योरिटी में जो सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ जो सामने आ रहे हैं वो है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट मतलब आपके पास फ़ोन आएगा कि यू आर अंडर अरेस्ट क्योंकि आपने ये गलती की है, और उसमें आपके पास व्हाट्सएप कॉल आएगा, वीडियो कॉल आएगा, जिसमें दिखेगा कि एक पुलिस बैठा हुआ है। दे हैव सेट अप ऑल दिस सेटअप, उन्होंने कर लिया पैसा खर्चा करके, जिसमें आपको दिखेगा कि वो पुलिस बैठे हैं आपके सामने एंड दे आर अरेस्टिंग, दे आर टेलिंग यू, थ्रेटनिंग टू अरेस्ट यू। जी, तो ये चीज़ से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा है, वो लोग अभी एक चीज़ नया शुरू किया है, वो अपने बच्चे का, आप मान लो आप घर में बैठे हो, आपके बच्चा का वॉइस सुनाएगा कि मैं अपने आपके बच्चा को अरेस्ट करके लेके आया हूँ, ये उन्होंने गलती किए थे इसलिए मैं अरेस्ट करके लेके आया हूँ, तो आप इसके लिए पैसा दीजिए। अब आपके बच्चा जो है वो इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आजकल इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी होते हैं, तो उनका वॉइस तो मिल जाता है, तो वो वॉइस में AI के ज़रिए आज के दिन में वो वॉइस में कुछ भी आप लिख के वो वॉइस बिठा सकते हो, मम्मी पापा मुझे बचा लो, मैं यहाँ पे हूँ, इस तरह का वॉइस आपके बच्चा से सुना देगा। तो जैसे ही वो आप सुनोगे, आपके दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप वो जो मांगे पैसा दे देते हो। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो चीज़ हम बिल्कुल तभी फ़ोन बंद करके, या तो फर्स्ट चीज़ है व्हाट्सएप वीडियो कॉल रिसीव ही मत करो जो अननोन है। दूसरा है, अगर ऐसे वॉइस सुनाए तो अपने किड को कॉल करके देख लो कि वेदर देयर इज एनी जेन्युइनिटी इन इट और नॉट, ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है, मान लो हम लोग एक होटल बुक कर रहे हैं, आजकल ऐसे हो गया है कि आप होटल XXX बुक कर रहे हो रहने के लिए, वो XXX होटल जो है
उसका जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो 10 साल पुराना वेबसाइट बनाया हुआ है, कोई उस पर ध्यान नहीं रखता। अब ये साइबर क्राइम वालों ने उसका अच्छा सा एक वेबसाइट बना दिया, वही होटल के नाम से, XXX नाम से, क्योंकि उनके पास जो डिजाइनर है वो अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा अच्छा है, वो एक अच्छा वेबसाइट बना दिया। आप गूगल में आप सर्च किए होटल XXX रहना है, आपके पास पहले जो वेबसाइट गूगल में आएगा वो है वो वाला जो गलत वेबसाइट है। आप उसमें होटल बुक किए, पैसे दे दिए, वो पैसा आप किसको दिए? दूसरे पार्टी को, वो होटल है ही नहीं। तो ये एक चीज है। देखिए हमारे एक वेबसाइट, हमारे एक एयरलाइंस है, इंडिया का लीडिंग एयरलाइंस, जो एयरलाइंस हैक हो गया था, और वो जो हैक हो गया था आप पता करना, गूगल सर्च करना, 10 साल लगा था सिर्फ समझने के लिए कि वो हैक हुआ था। इसका मतलब हमारा जो पासपोर्ट का डिटेल्स, आधार डिटेल्स, एवरीथिंग वाज विजिबल टू द हैकर्स। तो वो आपको फोन करेगा, कॉल करके बोलेगा पासपोर्ट नंबर आपका ये है, आधार नंबर ये है, वोटर आईडी ये है, तो आप मान लो कि इतने सारे डेटा है तो सही बोल रहे हैं, ट्रू, बट वेरीफाई। तो ये चीज है। तो देखिए आपका आधार नंबर 1 चीज है, आधार का बायोमेट्रिक लॉक कीजिए, क्योंकि आधार का बायोमेट्रिक लॉक नहीं करोगे तो आपका जो ये है, ये जो फिंगरप्रिंट है, ये फिंगरप्रिंट कहीं से भी मिल सकता है। ये मैं पकड़ रहा हूं, ये किसी के पास मिल गया, इधर से फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, तो वो फिंगरप्रिंट लेके आधार एनेबल सिस्टम से आपका 10,000 रुपया उठा सकते हैं। तो आधार बायोमेट्रिक लॉक जरूर कीजिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं आपको ये बोलूंगा कि आधार बिल्कुल लॉक रखिएगा, और आधार किसी को भी वैसे ही मत दे दीजिएगा। होटल में भी मांगे आप आधार मत दीजिए, दूसरा आईडी दीजिए, लेकिन आधार मत दीजिए। आधार का लॉक रखिए। एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, इसलिए मैं यहां पे नाम ले सकता हूं, टैफकॉप, TAFCOP, जरूर देख लेना। ये वेबसाइट में दिखाएगा आपके आधार के नाम से, आपके नंबर से कितने आधार इशू हुआ है। अगर आप जानते हो ये फोन नंबर आपने इशू नहीं कराए तो जरूर उसको कैंसिल कराइएगा, उधर से ही ऑप्शन है। एंड एक लास्ट चीज आप लोगों को दिखाऊंगा जो अपलव सर बोल रहे थे। देखिए ये मान लो आप, ये एक सिस्टम है, ऐसे ही यहां पे रखा हुआ है, आप ऐसे देखे हो रेलवे में, एयरपोर्ट में ऐसे लगा हुआ है, आपको लगता है इसमें चार्ज हम लगा सकते हैं, चार्ज दे देते हैं थोड़ा सा। तो मेरे पास ये फोन है, मेरा फोन है, आप देख रहे हो, मैं ये फोन को जस्ट चार्ज के लिए यहां पे थोड़ा लगा रहा हूं। मैं जैसे ही लगाया ऑटोमेटिकली देखिए मेरा ब्राउजर खुल गया, क्योंकि इसके पीछे क्या है ये आप जानते नहीं हो। आप देख रहे हो ये है, ये तो ढका हुआ है, इसके पीछे ये है जो आपके फोन को एक्सेस कर रहा है। आप में कुछ भी फोन को चेंज कर सकता है। तो चार्ज में जरूर लगाइए, प्लग पॉइंट से लगाइए। यूएसबी बिल्कुल, जो चीज आप श्योर नहीं है उसमें यूएसबी बिल्कुल मत लगाइएगा। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट बोल सकते हैं कैसे आप बच सकते हो। ये सब पॉइंट आज टाइम नहीं है, फिर बाद में मौका मिलेगा तो जरूर बताऊंगा आप कैसे बच सकते हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां जोरदार हो जाए सर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई एम श्योर हम सब ने भी, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्होंने भी आज ये वाइटल इन्फॉर्मेशन ज़रूर गेन की होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम पे डिजिटल अरेस्ट या इस तरह की जो गतिविधियां हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और जैसा आपको रिकमेंड किया गया है हमारे एक्सपर्ट द्वारा, आधार कार्ड का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। तालियां प्लीज़ एक बार जोरदार हो जाए सर के लिए वापस से। अच्छा, क्रिकेट में बहुत लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो थोड़ा सा सवाल मैं क्रिकेट से जुड़ा हुआ ले रहा हूँ, ले लूँ? अरे सर क्रिकेट का तो पूछ लीजिए आप, पूछे मत कि पूछना नहीं पूछना है, सीधे पूछ लीजिए सवाल। तो आपको ये पता है कि 2011 विश्व कप, वर्ल्ड कप जो आईसीसी कराता है, वो कौन जीता था? हमारा देश जीता था। ये हाथ खड़ा कर दिया, बोले इसका आंसर तो मुझे आता है सर, कहाँ थे आप, आ जाइए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल नहीं है, सवाल में थोड़ा ट्विस्ट डालेंगे हम, डाल दो सर। तो आपको मुझे ये बताना है कि 2011 का विश्व कप जो है, जो भारत जीता था, जैसे आपने बताया, वो खेला कहाँ गया था? और पहले हाथ खड़ा कर दिया, बोले अब कौन सा ट्विस्ट है, एक क्वेश्चन में आप क्यों नहीं रुकते हो? हमारे लिए क्यों टफ प्रश्नोत्तरी एक लेवल है, तो वो मेंटेन करना पड़ेगा हमें। आपको मुझे ये बताना है कि ये मैच किन टीम्स के बीच में खेला गया था। एक का तो आपको आंसर पता है, दूसरा टीम कौन सी थी बताइए आप।
पंडित जी से पूछते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी। मेरा नाम ऋषभ मिश्रा है और ये मैच इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? मेरा ये भी सवाल था। वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था। किसने बताया आपको ये? किसने बताया? बोले किसने बताया? आवाज़ तो आई थी लेकिन ये नहीं, किसने बताया? किसने बताया भाई? उसको गिफ्ट शेयर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। मतलब ये कितना ईमानदार है। आपने बताया? बोले मैं हूँ यार। तुम आपको नहीं बताना है दोस्त, इनको ही बताना। अब तो आप सच ऐसे बोलोगे बट इनका जवाब सही है, इसलिए हम इनाम दे रहे हैं। बाकी ऊपर वाला देख रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है वानखेड़े स्टेडियम। ये वो वेन्यू। आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही रोमांचक मैच था। थोड़े से एक्साइटेड हम इसलिए भी ज़्यादा थे क्योंकि भारत में इसका आयोजन हो रहा था, तो लग रहा था कि हमारे ही घर में जब आयोजन हो रहा है और हमारे ही घर में कप नहीं आएगा तो दुख होगा। फिर हमारी टीम ने बहुत अच्छा खेल खेला और उसके बाद में जीत, फतेह हमारी हुई। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक बार तालियां ज़ोरदार बजा दीजिए प्लीज़। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है, आपको मुझे बताना है भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति का नाम क्या है। हाथ थोड़े और खड़े हो जाएं, इसके लिए मैं हिंट दे देता हूं। आप एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं। ये हिंट दे दिया मैंने, इजी कर दिया आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने टफ भी किए थे क्वेश्चंस आपके लिए। एक क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे, इजी कर दिया है। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं ये। आपको उनका ना मुझे नाम बताना है। ये चुटकियां ऐसे ये मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा चुटकी जो बजाएगा। अब कॉन्फिडेंस से हाथ जो खड़ा करेगा उन्हीं के पास आऊँगा मैं। बोले सर और क्या कॉन्फिडेंस दिखाऊं, खड़ा हो जाऊं? उधर नहीं आया हूं। अरे लो मैं आ जाता हूँ। इधर आ चुका हूँ, अभी तो आया था यार। वो ये 2-2 को मिल चुका है पास पास में। हाँ, अब मैं इधर आ गया हूँ। हाँ जी, आपके पास आया हूँ। अरे खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। यकीन नहीं हो रहा है। एक मिनट। दर्द हुआ? हाँ, सपना नहीं देख रहे हैं। हाँ बताइए। सर मेरा नाम है विजय प्रजापति और ये जो रत्न मिला था। रत्न कौन सा रत्न था ये? गाइस, पद्म भूषण। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। घुमा दिया, मैंने घुमा दिया। आप बताओ कौन बताएगा इसका आंसर? मैं फिर हाथ खड़ा कर लिया। हाँ इधर नहीं आया ना मैं। अच्छा अभी याद आया था ना मैं, लेकिन बीच में से ले लेता हूँ। अच्छा तो मैं चलो हाँ हो जाओ खड़े भाई। उधर भी कोने से लिया था, इधर भी। हाँ बताओ। सर जो सचिन तेंदुलकर थे उन्होंने भारत रत्न जीता था पहले। मेरा सवाल क्या था? पहले जो सबसे कम उम्र है जो भारत रत्न जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या था? खिलाड़ी नहीं थे, पर्सनालिटी थी, बट खिलाड़ी मैंने हिंट दे दिया था तो इनको अवार्ड। नाम बताया अपना? मेरा नाम चेतन कलानिया है। चेतन नाम बहुत फेमस है, हमारे दूरदर्शन में बहुत फेमस है। ताली एक बार हो जाए, जोरदार हो जाए प्लीज। अच्छा चेतन, मुझे ऐसा याद आ रहा पहले भी आ चुके हैं शायद प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में, क्योंकि मैंने नहीं आए हैं आप। अच्छा तो कोई और शायद चेतन आए होंगे। तालियां एक बार जोरदार हो जाए प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मैंने आपको एक हिंट दिया था कि भारत रत्न जो पर्सनालिटी जिनको मिला है ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, और जिनका नाम आपने लिया, जो जवाब है, उनको हम गॉड ऑफ क्रिकेट भी बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सचिन रमेश तेंदुलकर, जिनको हम सचिन तेंदुलकर नाम से जानते हैं। आप सबसे कम उम्र में ये यानी भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली एक शख्सियत हैं। सचिन तेंदुलकर को उनकी उपलब्धियों, जिसने 100 शतक बनाए, सोचिए शतक 100 रन पे बनता है, लेकिन आपने अपने करियर में 100 शतक बनाए हैं। ऐसी उपलब्धियों के लिए आपने इंडियन टीम को इतने सालों तक कंट्रीब्यूट किया। आपकी बैटिंग, आपकी कैप्टनशिप, क्योंकि आप कैप्टन भी रहे टीम के कुछ समय के लिए, आपकी फील्डिंग, आपका डेडिकेशन, आपका मोटिवेशन, ये डिजर्व आप बिल्कुल करते थे, इसलिए आपको ये पुरस्कार से नवाजा गया। तालियां सचिन तेंदुलकर के लिए जोरदार होनी चाहिए।
देखिए सवाल और जवाब ये हमारे चलते रहेंगे, लेकिन एक और ऐसी शख्सियत आई, क्योंकि आज हम देखिए स्पोर्ट्स की बात करें। स्पोर्ट्स में क्या चाहिए, हेल्दी अगर आदमी नहीं है तो स्पोर्ट्स शायद वो इतने एनर्जेटिकली नहीं खेल पाएगा। तो एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच में आए हुए हैं जो हमें बताएंगे कि हम हेल्दी लाइफस्टाइल यानी हेल्थ पे कैसे ध्यान रख सकते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे मिस्टर नितेश तिवारी। आप यूनिट हेड हैं एक हॉस्पिटल का। तालियां भी एक बार जोरदार होनी चाहिए। नितेश सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। और जब जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे, कुछ सवाल भी हम लोगों ने जो आज लिए हैं जुड़े हुए हैं स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स हो या ओवरऑल वेलबींग की हम बात करें तो हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत सुनने में आता है। हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। सर, ये हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है और कैसे हम हेल्थ का ख्याल रखें, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को और ऑडियंस को बताइए प्लीज़। जी थैंक यू आप लोग मुझे यहाँ बुलाने के लिए आज इस प्रोग्राम में। और जब हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है कि एक प्रोडक्टिव एनर्जी वाली लाइफ हो जिसमें हम लोग खुश रहें। अब एनर्जी, प्रोडक्टिव लाइफ और खुशी के साथ कैसे आ सकती है, उसमें हमारे को दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जी। पहले हमारा तन और फिर हमारा मन, हमारी बॉडी और हमारा माइंड। जब हम लोग बॉडी की बात करते हैं यहाँ पे फिर आपको फोकस करने पड़ेगा दो चीज़ों पे जी। अच्छी बॉडी पाने के लिए हमारे को न्यूट्रिशियस डाइट लेनी पड़ेगी। अब ये न्यूट्रिशियस डाइट कैसे मिलेगी जी। आप ऐसा सोचिए, आप घर पे जब आप एक प्लेट लेते हैं तो उसमें कैसे आप जो है खाने को डिवाइड करें। तो ऐसा बोलते हैं, जो हार्वर्ड स्टडी भी है, 50% जो आपका खाने का पार्ट है वो सीजनल, लोकल, कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 25% कार्बोहाइड्रेट एंड 25% प्रोडक्ट। हाँ, साथ में एक मिल्क प्रोडक्ट, आपको डेयरी प्रोडक्ट भी लेना है। ये आपकी हेल्दी डाइट हो गई जी जी सर। अब आपने अपना डाइट तो पूरा किया, लेकिन साथ में जो दूसरी चीज़ है वो है आपकी एक्सरसाइज। तो आपको 30 मिनट हर दिन अपनी बॉडी के लिए देना होगा। तो इससे आपका तन अच्छा रहेगा। अब तन अच्छा रहेगा लेकिन हमारा मन भी अच्छा रहना चाहिए। तो मन को अच्छा रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे को जैसे स्पोर्ट्स में भी हम लोग बात करते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं या किसी भी स्ट्रीम में जी, हमारा मन कैसे अच्छा होगा, हमारे को स्ट्रेस कैसे कम होगा, जब हम प्रॉपर स्लीप लेंगे। इसके लिए 7.5 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। दूसरा, हमारे को मेडिटेशन, योगा करना चाहिए जिससे थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स रहें। थर्ड, हमारे को वी शुड बी ग्रेटफुल। जो भी आप जिस भी पैशन में है, जो भी आपका प्रोफेशन है जी, जो आपके पास है, यू शुड बी ग्रेटफुल। फोर्थ, आपको एक्ट ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स अदर्स, वो आपको खुशी देगी। सोशल कनेक्शन, आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली से, तो आपको खुशी मिलती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप सेवरिंग, आप जिस मोमेंट में हैं उसको एंजॉय कीजिए, आगे का मत सोचिए। क्योंकि आप तन से और मन से स्वस्थ हैं तो आप किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं और अपनी कैरियर में जो भी आपका पैशन है उसमें आगे बढ़ सकते हैं। Very true. ये है हेल्दी लाइफस्टाइल का मंत्र मेरी तरफ से। थैंक यू। तालियां एक बार जोरदार देते सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। तो हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल हम सबके लिए ज़रूरी है। ये मंत्र किस तरीके से हमें ये बात पता चली, ये भी सीखने वाली बातें हैं। हमें हमेशा एक्सपर्ट जो हमारे आते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते तो हम हैं लेकिन वो करें कैसे। तालियां एक बार नितेश सर के लिए जोरदार वापस से। तो सवालों का जवाबों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, UEM जयपुर एंड कोलकाता। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा।
जो मेरा अगला सवाल आ रहा है वो आ रहा है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI। आपको मुझे बताना है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि AFI की स्थापना कब की गई थी। साल बता दीजिए, पुरस्कार आपका। अब ये नई ट्रिक है, यहां नहीं आए। मैं इधर भी नहीं गया हूं, ये भी लोग सिर्फ ताले बजाने नहीं आए, आंसर देने भी आए हैं, है ना? हाँ, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ जी। मेरा नाम श्रेया है एंड इसका आंसर होगा 1946। 1946। आपका नाम श्रेया है? ओके, सही जवाब है श्रेया का या गलत है? गलत ही है। चलिए 1 मिनट श्रेया आप खड़े रहिएगा। सही जवाब क्या है मित्र? खड़े हो जाइए। हाँ, सही जवाब क्या है मित्र? सर 1920। अब मेरा सही है। 1920। ओके, कौन सही है आप डिसाइड करिए, मुझे तो पता है कौन सही है ना? तालियां श्रेया के लिए एक बार जोरदार हो जाए, जोरदार वाली रुचिए प्लीज। ये 1920 का फिगर कहां से मन में आया ये मुझे नहीं पता, बड़ा कॉन्फिडेंस से लेकिन बोला था। गलत जवाब। मैं भी, मुझे लगा यार हो सकता है गलत हो, एक बार पूछे तो। जवाब है इनके पास में ऐसा कौन सा खजाना है, लेकिन आपका जवाब बिल्कुल सही है 1946। जो मेरा क्वेश्चन था AFI के बारे में यानी कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1946 यानी 1946 में इस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत में एथलेटिक्स यानी ट्रैक और फील्ड इवेंट्स को बढ़ावा देना, और इन इवेंट्स को यानी कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, ऐसे जो चैंपियनशिप ट्रॉफी वो जो होते हैं, मतलब कह सकते हैं आपकी मैचेस होते हैं, या और लोगों को मौका देना कि वो आगे बढ़े, एथलेटिक्स को अपनाएं, इसको देने के लिए स्टेज प्रदान करना और लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना कि वो एथलेटिक्स की तरफ बढ़ें। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं AFI के लिए। अगला सवाल जो मेरा आ रहा है, क्योंकि अब क्रिकेट से या एथलेटिक्स से सवाल आ चुके हैं, अब मेरा आ रहा है टेनिस से जुड़ा हुआ। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, इससे पहले कितने लोग टेनिस खेलते हैं? कोई नहीं खेलता। कोई है टेनिस खेलने वाला? टेनिस बॉल से खेलते हैं। बोले टेनिस वर्ड तो है लेकिन हम क्रिकेट खेलते हैं, बॉल वो टेनिस वाली होती है। अच्छा, तो मेरा सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन यानी AITA, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है? सेकंड वाला क्वेश्चन आसान है, स्थापना कब हुई थी ये बता दीजिए। टेनिस एसोसिएशन ऑल इंडिया AITA, ऐसे लोग जिनको हम लालची बोल सकते हैं। एक पुरस्कार यहाँ है, फिर भी हाथ खड़े हो रहे हैं, और लोग भी आए हुए हैं, उनसे भी हम ट्राई करेंगे। यहाँ से एक ही हाथ खड़ा है, कितना इजी है। जी आप बताइए। सर 1920 में 1920 में हुई थी, स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि टेनिस खेल को उससे बढ़ावा देना, लोगों के बीच में इसका उत्साह है और लोग इस खेल के प्रति जागरूक हुए। अरे वाह, आपने तो यार मेरा वाला काम कर दिया। नाम बताइए अपना। योगेश्वर सिंह राठौड़। योगेश्वर सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, तालियां राठौड़ साहब के लिए जोरदार होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। जी हाँ, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन AITA। मेरा सवाल था कि इसकी स्थापना कब हुई? 1920। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। साथ ही साथ में टेनिस जो ये खेल है, जैसे बताया कि टेनिस बॉल से हम खेलते हैं, टेनिस नहीं खेलते हैं, इसको बढ़ावा मिले, लोगों में टेनिस खेलने की जागरूकता बढ़े, क्योंकि टेनिस एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है। आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है, इसको बढ़ावा मिले। हम इंडिया या फिर इंडिया से बाहर जब जाएं तो टेनिस प्लेयर्स बहुत सारे अवार्ड इंडिया के लिए जीते हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1920 में। बिल्कुल सही जवाब है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। चलिए वापस से रुक करते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। वापस से मैंने क्यों बोला? क्योंकि वापस से मैं जो रुक कर रहा हूं वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ सवाल है, जिसमें आप लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। मेरा जो सवाल आ रहा है क्रिकेट से जुड़ा हुआ, वो आ रहा है ये कि भारत क्रिकेट टीम, मतलब हमारी जो भारतीय क्रिकेट टीम है, उसका पहला टेस्ट मैच कब और कहां खेला गया था? पहला टेस्ट मैच कब खेला गया था
आपको मुझे वेन्यू भी बताना है, कहाँ खेला गया था। दोनों सवाल के जो जवाब दे सकता है वही हाथ खड़ा करे। आधे सवाल वाले को पुरस्कार नहीं मिलेगा। मैं सर प्लीज दोबारा एक बार इशारा वही वाला करेगा जैसे आपने मैं बताता हूँ आपको। ऐसा नहीं, यहाँ वाले भी करना है। अभी मैं यहाँ से पूछूंगा, फिर बोलेंगे आप हमारी तरफ आते ही नहीं हो, तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा ना। अच्छा, यहाँ से मैंने पूछा है ना अभी, तो मैं इधर से पूछता हूँ किसी से। हाँ 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 हाँ, शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल रो में सबको दे दूं मैं, है ना। बाकी लोग तो यहाँ पर ऐसे ही दर्शक बन के आए हैं। सफेदी की चमकार, शानदार। जी बताइए। माय नेम इज योगेंद्र सिंह, 1932 लोडस। इसको सही से कोई प्रोनाउंस कर, इनका आंसर टू अ सर्टेन एक्सटेंट सही है, लेकिन मुझे कोई सही प्रोनाउंसिएशन कर देगा तो जवाब दे दूंगा। बहुत सही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से मैं, आंसर सही है लेकिन, अरे भाई आ जाता हूं यार, तुम लो यार, लो बोलो, मैं आ रहा हूं, रुको, आ तो जाऊं मेरे भाई, जम करके। हाँ 1932, 25 से 28 जून। और फिर क्या कहते हैं? वेन्यू 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 क्या था? वेन्यू लॉर्ड्स था सर, फिर बताएं। हाँ अरे 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 भैया, हाँ हाँ बताइए बताइए। कैप्टन सी के नायडू, कर्नल सी के नायडू। और कुछ? बस ले सकता हूँ मैं? अपना नाम बता दिया आपने? अर्पित पांडे। अर्पित जी, ये पूछ चाहिए नहीं चाहिए? आप बैठ जाते चाहिए तो आप बैठ रहे थे ना, मैंने को लगा नहीं चाहिए। अर्पित जी के लिए तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। क्योंकि जवाब इनका भी गलत नहीं था, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इशू था, लेकिन ये फेयर नहीं होगा अगर उनको पुरस्कार ना मिले। अग्री करते हैं आप लोग? दे दिया जाए, तालियां एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। कितनी खुशी, यस, क्या बात है। भगवान पे यकीन हो गया ना, भगवान है, भगवान से मांग रहे हो, भगवान थोड़ी सी इतनी सी गलती और ताले एक बार जोरदार वापस से हो जाए भाई, क्या बात है। बिल्कुल सही डिटेल्ड जवाब आपने दिया, जवाब गलत आपका नहीं था, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इशू था। जब मैंने जगह की बात करी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1932 1932 और लॉर्ड्स का ये ग्राउंड या ये वेन्यू था जहाँ पर ये टेस्ट मैच खेला गया। मेरा सवाल क्या था? भारतीय टीम का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कहाँ खेला गया? ये आपने यानी इस टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और ये 25 से 28 जून 1932 में खेला गया था। इस मैच में जैसे कि आपने बताया, कर्नल सी के नायडू आप कप्तान थे इस टीम के। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। अब ऐसा लग रहा है सवाल मैं यहाँ से पूछता जाऊँ, क्योंकि आप लोग इतनी एनर्जेटिकली जवाब दे रहे हैं, मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है। अगली बार अगर आप भी चाहते हैं आप या आपके मित्रगण, आपके फैमिली मेंबर्स प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में जुड़ें, और आप भी जो हमें टीवी पे देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का हिस्सा बनना, तो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, OTT प्लेटफॉर्म पे जा करके वेव्स, यानी मतलब अपने मोबाइल में जा करके OTT प्लेटफॉर्म वेव्स को देखना ना भूलें, उसका डाउनलोड करना ना भूलें। चलते चलते एंजॉय करते एक रंगारंग प्रस्तुति, फिर मिलेंगे आपके साथ में और चलेंगे इस सवाल जवाब कारवां में। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए अपने लिए। पल्लो लटकर मारो पल्लो लटकर, पल्लो लटकर मारो पल्लो लटकर, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटकर, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटकर, पल्लो लटकर मारो पल्लो लटकर, पल्लो लटकर मारो पल्लो लटकर, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटकर, जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटकर, अरे पल्लो लटकर थारो पल्लो लटकर, पल्लो लटकर थारो पल्लो लटकर, जरा सो
ऊंचो ले ले गोरी पल्लो भीग जावे लो दादर मोर जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके घूंघट में बिजड़ा चमकावे गोरी धारियां अर मत चौपड़ में आदि होरी थी जाना तो जाग जरा सो चिनी सो जरा सो ऊंचो ले ले गोरी पल्लो भीग जावे लो जरा सो ऊंचो ले ले गोरी पल्लो भीग जावे लो लहंगो गोर घुमेर मारी चुंदड़ छोटे ना लहंगो घेर घुमेर मारी चुंदड़ छोटे ना चम चम करती लाले चाले पल्ले ने पटकार अरे चम चम करती लाले चाले पल्ले ने पटकार जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके जरा सो टेढ़ो हो जा बाल ममर पल्लो लटके आज के कार्यक्रम के प्रायोजक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट UEM जयपुर एंड कोलकाता।